नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 3 मई 2023 और आज आपका जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आप जानते हैं मेरा 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट जो लाल बिंदु देख रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि इतने एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो कहीं मेरा बात तो नहीं सुन रहा है। हमारे उनको थोड़ी पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मैं थोड़ा बाहर हूँ, बाहरी शोर भी आएगा तो इग्नोर कीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि शहनाई के वादन हेतु 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए भारत रत्न से सम्मानित मैंने आपको जो है 6 कैरेक्टर बताया है संगीत के क्षेत्र में। लीजिए पूछ दिया है ना, तो बिस्मिल्लाह खां को 2001 में जो है शहनाई के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था। अब भारत रत्न से सम्मानित जो संगीत के क्षेत्र में है इनको देख लेते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न एम सुब्बालक्ष्मी को 1998 में कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया था। देखिए कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत, इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने स्वर होते हैं, तो आपको बताना है 12 प्रकार के स्वर होते हैं। तत्पश्चात जो है पंडित रविशंकर साहब को 1999 में जो है सितार वादन के लिए दिया गया। 2000 ईस्वी में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। 2001 में फिर बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को साथ में दिया गया एक साथ। इसके अलावा 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जो हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका साहब को भारत रत्न दिया गया था। तो इस प्रकार से 6 कैरेक्टर जो हैं जिनको भारत रत्न मिला है और म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। भूपेन हजारिका से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि इस समय इंडिया में नदी के ऊपर सबसे बड़ा पुल जो है ये भूपेन हजारिका पुल है, जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। ये इंडिया का सबसे टॉप पुरस्कार है और सबसे पहले प्राप्तकर्ता एस राधा कृष्णन साहब थे, जो हमारे देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे। और 5 सितंबर को इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय टीचर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। एक पुस्तक पूछा गया था, पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है, यानी स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल है इस पुस्तक के लिए लेखक कौन है, तो बिपिन चंद्र ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर था। इसके अलावा इस फॉर्म में 2 पुस्तक और आपसे पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद, और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय। तो इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के तत्पश्चात हुआ था, या फिर किस युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की जो है पतन हो गई थी। तो आपको बताना था तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, इसी के तहत विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति मानी जाती है। अब बात आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। भाई अंत पूछा है तो शुरुआत भी पूछेगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो आपको बता देना है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ की नदी है, तो ये वेस्टर्न रीजन की नदी है, पश्चिमी घाट की नदी है। तो इसे भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सुलभ वंश, तुलुभ वंश, ये सब जो है विजयनगर साम्राज्य के वंश थे, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा। देखिए 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन भारत को मिला है। और मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि जो भारत मेजबानी करेगा, जो पीएम का स्कीम जो लेडीज़ यानी महिला से संबंधित रहेगा, जो पीएम का स्कीम हेल्थ से संबंधित रहेगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा फाइट करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो भारत में होगी मेजबानी 2024 में दक्षिण एशियाई खेल का। 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप का मेजबानी बांग्लादेश करेगा। VVI कर लीजिएगा, अगला शिफ्ट में हो सकता है आपको देखने को मिले। इसके अलावा 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है, मेन वाला। पिछला वाला कहाँ हुआ था भैया, 2020 वाला 2021 में टोक्यो के अंदर हुआ था। कोई बताएगा कितने पदक मिले थे भारत को, तो 7 पदक मिले थे। कैसे, 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मिला था। तो जो अगला ओलंपिक होगा, चूंकि 4 साल के बाद होता है, तो 2024 में होगा। ये आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये पेरिस के अंदर होगा। ओलंपिक की शुरुआत की बात करें तो 1896 ईस्वी में होती है। भारत भाग लेना स्टार्ट करता है 1900 के पेरिस ओलंपिक से। इत्तेफाक है कि अगला ओलंपिक भी पेरिस में ही होगी। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जो आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम भी होने वाला है, जो ऑस्ट्रेलिया में होगा। पिछला फीफा की बात करें 2022, तो कहाँ पे हुआ था, कतर के अंदर हुआ था।
विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना रहा था। उप विजेता कौन रहा था? फ्रांस रहा था। पिछला कॉमनवेल्थ की बात करें 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। भारत यहाँ पे कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 रजत थे और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज जीते थे। भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक 4 पदक शरद कमल जीते थे। शरद कमल को जो है 2023 में 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो टेबल टेनिस खेलते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो 2023 में कुछ खेल होने वाले हैं, जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ये भारत में होगा और 2023 में महिला फीफा भी होने वाला है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कंबाइंड रूप से होगी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, महाबलीपुरम के स्मारक किस वंश से संबंधित है? लल्लू क्वेश्चन है ये सब, तो ये आपका पल्लव वंश से संबंधित है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है भैया? सिंह विष्णु है। कौन है? सिंह विष्णु है। बताया दोस्तों, बाहर हूँ, थोड़ा बाहर की नॉइज आएगा, आप इसे इग्नोर करेंगे। इसके अलावा चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक मतलब कौन थे? विजयालय। कौन थे? विजयालय। विजयालय जो है, ये सही नाम है, चोल वंश के संस्थापक थे। चोल वंश किस लिए फेमस था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए, नेवी पावर के लिए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक चोला राजा बहुत फेमस है, राजराज प्रथम। ये किस लिए फेमस है? क्योंकि तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था आपका राजराज प्रथम। और ये तंजौर कहाँ पर है? तो ये भारतीय स्टेट तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? लल्लू सा क्वेश्चन है ये, है ना। न्यूटन, सबसे पहले न्यूटन ने क्या क्या दिया था? तो गति का नियम दिया था, शीतलन का भी नियम न्यूटन ने ही दिया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे, VVI कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम भी कहा जाता है। जैसे आप बस वगैरह में बैठे होते हैं, ब्रेक लगाता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, अचानक चलता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ये सब क्या है? गति के जड़त्व का उदाहरण है। इसके अलावा न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये आप बताएंगे कि सेकेंड नियम से। इसके अलावा न्यूटन के तीसरे नियम का जो उपयोग होता है, ये रॉकेट के संचालन में होता है। तीसरा नियम क्या कहता है रॉकेट का, मतलब न्यूटन का, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप चप्पल अपने बूट से ज़मीन पे मारिए, जितना ज़ोर से मारेंगे उतना ही ज़्यादा चोट लगेगा, या फिर जूता जो है ऊपर की तरफ भागेगा। बॉल को पटकिए, जितना ज़ोर से पटकेंगे उतना ही आगे भागेगा। ये सब कहाँ अप्लाई हो रहा है? किस नियम का अप्लाई हो रहा है? तो न्यूटन का थर्ड नियम का अप्लाई हो रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये भी बताना है, रॉकेट के संचालन में। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या होता है? निम्न तापकीय होता है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सटा हुआ नहीं है? देखिए, नेपाल से जो सटा हुआ नहीं है, अब ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। और इत्तेफाक से लकली कल ही बताया था मैं ये क्वेश्चन कि नेपाल से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है। देखिए, नेपाल से जो सटा हुआ राज्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले बिहार से आ जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ, है ना, और फिर कोना में चलेंगे हम, ठीक है। तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये सभी के सभी जो हैं नेपाल से सटे हुए भारतीय राज्य हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार। आपको मैंने बताया था कि ममी आना जो है आपका म्यांमार से सटा हुआ है। ममी आप जोड़ सकते हैं मणिपुर और मिजोरम को, और आम अरुणाचल प्रदेश से और ले लेना है और नागालैंड से ना। तो ममी आना जो है ये आपका कहाँ से संबंधित है? म्यांमार से सटा हुआ है। देखिए दोस्तों, याद कैसे भी हो, हमें एग्जाम पास करना है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये आपका त्रिपुरा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके अलावा विश्व में सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। इसके अलावा भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर। कहाँ लगती है? पियोके वाला भूमि पर, जो पाक अधिकृत जो भूमि है कश्मीर के पास, वहीं पे लगती है अफगानिस्तान के साथ। आप मैप देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन। ने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आंसर था भैया 42वां संविधान संशोधन। कितनी बार बताए हैं, अब तो आपको जो है नींद में 2 बजे कोई उठाए और पूछे तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे कौन सा अमेंडमेंट हो गया? तो 42वां 42वां संविधान संशोधन में कौन से वो 3 शब्द है जो जोड़े गए थे? तो एक तो अखंडता था, धर्मनिरपेक्षता था और समाजवादी था। ये तीनों शब्द को जो है संविधान में अटैच किए गए थे। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन में जो है तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़े गए थे, लेकिन कितने प्रकार के? तो 10 प्रकार के। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
11 मौलिक कर्तव्य है। 11वें मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो संविधान संशोधन है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार वाला 21 के ए में रखा गया है, और सभी मौलिक कर्तव्य 51 के ए में रखा गया है। दोनों बात अच्छे से समझ गए, आई होप, ठीक है। इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। तो वर्तमान में 10 और वो शिक्षा वाला कितना हो गया भैया? 11 हो गया। आप लोग इतने प्यार दे रहे हो तो प्यार से ही पढ़ाना पड़ता है, हार्ड इफर्ट के साथ। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है कितने हैं? 6 हैं। कहाँ पे रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल कवर करते हैं? तो 12 से लेकर 35 तक के बीच की जो आर्टिकल है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, और ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार में क्या आता है? समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, प्रेस की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक हित और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संविधान जो अशोक मेहता समिति है, बलवंत मेहता समिति है, ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसे ध्यान रखिएगा VVI करके, क्योंकि आज स्वर्ण सिंह समिति पूछा है, कल अशोक मेहता बलवंत मेहता समिति जरूर पूछा जाएगा। ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुसूचियां हैं ये आपका 11 अनुसूची है, और भाग जो है ये 9 भाग है। ग्राम पंचायत से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है। ग्राम पंचायत से संबंधित 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। ग्राम पंचायत से संबंधित जो गिरिराज सिंह है ये वर्तमान में ग्रामीण या पंचायती राज मंत्री हैं। ग्राम पंचायत में एंट्री के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है दोस्तों। जैसे मैं फ्लो में बोल पाता हूँ, आपको भी बोलना है इस महंगाई वाले ज़माने में, और मैं आपको बना के ही छोड़ूंगा इस लायक। दोस्तों मैं यूट्यूब के बारे में ज़्यादा एल्गोरिथम नहीं समझता हूँ कि कैसे वीडियो दूसरे तक पहुँचता है। मैं अपलोड कर देता हूँ और आप लोगों के भरोसे हूँ कि आज नहीं तो कल आप शेयर करेंगे और एक दिन जो है ये दूसरे तक भी पहुँचेगा। शिवरामन समिति इसी प्रकार का एक समिति है जो नाबार्ड की स्थापना के लिए जिम्मेवार है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है भैया? 12 जुलाई 1982 को होती है। नाबार्ड क्या है? कृषि के सेक्टर में लोन मुहैया कराने वाला सर्वोच्च संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये KG साजी है। कौन है? KG साजी है। इससे पहले राजू चिंताला थे जो हट गए हैं। इसके अलावा एक समिति और है, आबिद हुसैन समिति। ये किससे संबंधित है? सिडबी से संबंधित है, लघु विकास बैंक जो है। तो सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है तो बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी योगी आदित्यनाथ बाबा का राजधानी जो है ये आपका लखनऊ, यहीं पे आपका जो है सिडबी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? आज ही बताया था, भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ पे आप पेपर कटिंग भी देख सकते हैं जो मैं काला बोर्ड पे पढ़ाता था पहले। आज मैं बाहर हूँ तो बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुणडेल है ना, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, इस भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह के बारे में अलग से फिर से लिखा है। सोनल मानसिंह ऐसे कैरेक्टर है जो भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेते हैं। ओडिसी की अन्य नृत्यांगना जो है संजिक्ता पनिगिरी है, सुजाता महापात्र है, गुरु केलुचरण महापात्र है। दर्शना, नयना, सुवर्णा, ये जो भी झावेरी बहन है सभी मणिपुरी से संबंधित है। इसके अलावा बिरजू महाराज, मालविका सरकार, ये सब कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है ना, और कथकली केरल का नृत्य है, अच्छे से समझेंगे। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि बैसाखी का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि बैसाखी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। पेयर में ऑप्शन दिया गया था तो पंजाब और हरियाणा में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार अप्रैल महीना में मनाया जाता है। बेसिकली ये नव वर्ष का त्यौहार है जो इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपका असम में इसे रंगोली बिहू कहते हैं, बिहार में इसे जूड़ शीतल कहते हैं, पंजाब हरियाणा में बैसाखी कहते हैं, तमिलनाडु में इसे पोतांदू कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं। तो ये सभी जो आपका ये सीट है ये तो मैं PDF दूंगा ही, तो आप वहाँ से रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था और लकली मैंने ये जो है अंतिम प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ जो 37वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों जिनका भी MTS का एग्जाम बाकी है हाथ जोड़ के गुजारिश है भैया, टाइम बचा है ना, तो 37 प्रैक्टिस सेट का वीडियो मैंने MTS के ऊपर जो है अपलोड किया था और इसमें हमारे बच्चे कितने देखते थे? 1500। तो इस 1500 बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। इस 1500 में से 1400 का रिजल्ट आएगा जी, है ना, क्योंकि ऐसे पढ़ा दिया हूँ मैं, है ना। तो ये 37 प्रैक्टिस सेट की वीडियो कोई बच्चे बोल रहे हैं मिल ही नहीं रहा। अरे भाई चैनल पे जाइए, होम पेज लोगो पे क्लिक कीजिए, होम पेज में प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें MTS हवलदार एग्जाम 2023 वाला जो प्रैक्टिस सेट है, और आप अप्रैल महीना में देखे होंगे कि फला अप्रैल ऑल शिफ्ट, तो ये MTS का ही है सारा प्रैक्टिस सेट। आप मान लीजिए कि एक वीडियो 20 मिनट का 37 से गुना कर दिए, 370, 600, 140, 740 मिनट अगर आप देंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर 20 सॉल्व हो जाता है तो हो गया ना आपका टाइम का पूरा सदुपयोग। तो देख लीजिए ना, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कल ही बताया था, यहाँ लिखा भी है, HCl होता है। इसका क्या काम है? भोजन को एसिडिक बना देना, अम्लीय बना देना, साथ ही साथ जो भोजन में बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है किसी न किसी रूप में उसका नाश करना, नहीं तो पेट को
गड़बड़ा देगा। अग्नाशय से क्या निकलता है भैया? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? शुगर बीमारी होती है, चिनिया बीमारी होती है, जिसमें घाव वगैरह हो जाता है तो ठीक नहीं होता है। अच्छा, इंसुलिन की जो है कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से लिखा हुआ है। अच्छा, इंसुलिन के बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि खोजकर्ता कौन थे? तो बेंटिंग एवं बेस्टा थे। कौन? बेंटिंग एवं बेस्टा जो है ये आपका इंसुलिन के खोज करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? अधिकांश बच्चे पित्ताशय मार देते हैं। आपकी समझ लेना है, पित्त का स्राव जो है यकृत से होता है और ये पित्ताशय में जाके जमा होता है। खाली जमा होने के लिए गाल ब्लैडर है, यहाँ से उत्पादन नहीं होती है पित्त की। साथ ही साथ यकृत को मानव शरीर में केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है यकृत। एक बच्चे पूछ रहे हैं भैया जो कोशिका को हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं दादा, सेल, है ना। इसके अलावा पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करती है। मैंने कल ही बताया था, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं, जो सरल प्रोटीन का रूप है। बाद में और भी प्रोसेस से गुजरने के बाद प्रोटीन पूर्णतः पचती है। इसके अलावा एक आपने रेनिन का नाम सुना होगा। रेनिन जो दूध से केसिन प्रोटीन आता है उस पर काम करने का काम करता है। इसके अलावा एक आपने एमाइलेज का नाम सुना होगा। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन पर काम करता है। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा, यहीं से आपका एनर्जी मिलता है। वसा से 9.2 कैलोरी 1 ग्राम से और 4.2 कैलोरी के समथिंग कार्बोहाइड्रेट के ग्राम से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉली मतलब बहुत होता है रसायन की भाषा में, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है ना। ये सब तो आप जानते ही होंगे। और एक प्रश्न और रेलवे में पूछा गया है बार बार कि किसी भी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, कोनेरू हेम्पू का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से जो है संबंधित है आपका कोनेरू हेम्पू। कोनेरू हेम्पू भारतीय राज्य कहाँ से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। दोस्तों, मैं जहाँ से अभी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे टांग के नीचे क्या है, लेकिन फिर भी इतने मतलब आपके लिए मैं तत्पर हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि लाइक शेयर कर दिया कीजिए। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज के किसके दरबार में भेजा था? देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे। इससे पहले वाले शिफ्ट में ही पूछा गया था कि मेगास्थनीज किसके दरबार में, किस वंश के काल में आया था। यहाँ पे दरबार में पूछ दिया गया है, वहाँ पर भी बताया था। देखिए, इंडिका के लेखक हैं आपका मेगास्थनीज, इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आया था। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। सीयू के नामक पुस्तक लिखा है। वहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आने वाले इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के थे और मोरक्को से आने के बाद इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। हर्षवर्धन जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का काम भी किया था। इसके अलावा फर्न्स किस समूह का पौधा है? प्रैक्टिस सेट में बताया हूँ, एक एक बच्चा कमेंट करके बताएगा जी बताए हैं। ठीक है, फर्न्स जो है ये आपका टेरिडोफाइडा समूह से है, फर्न्स। ठीक है, इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे लाइकेन से बारे में पूछा गया था, तो शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन ये सब आपका थाइलोफाइटा में आ जाता है। थाइलोफाइटा के बारे में बताए हैं, ये पादप जगत की सबसे बड़ी जो है आपका ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा एनीलिडा बता दी है जिसका शरीर आपका लीच के जैसा हो, जोक के जैसा, जोक के चुआ। इसके अलावा मोलस्का बता दी है जिसके शरीर में कवच पहना हो, हेलमेट पहना हो। इसके अलावा आपका जो है आर्थ्रोपोडा बता दिए हैं, जो भी कीट पतंग, कैटरपिलर, केकड़ा वगैरह है, ये सब आर्थ्रोपोडा है ना। ठीक है, एनालिसिस भी अगर आप अच्छे से सुनते हैं ना दोस्तों, काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। 2001 से 2011 के बीच जनगणना के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? देखिए, जनगणना के ऊपर, खेल के ऊपर, है ना। इसके अलावा आपका पंचवर्षीय योजना के ऊपर सब मास्टर वीडियो बना के रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली की सबसे अधिक जो है आपका 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या था और आज भी है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी है केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या की बात करेगा केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेगा आपका केंद्र शासित प्रदेश में तो पदुचेरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, वेदांतम सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है? बताया हूँ, कुचिपुड़ी से। ठीक है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी तथा रेड्डी फैमिली और वेदांतम सत्यनारायण ये सभी जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से झावेरी बहने मणिपुरी संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था कि उड़ीसा में बहने वाली नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की थर्ड सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? देखिए, महानदी है, स्पष्ट है। इसी पर आपका हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध है, ये आपका महानदी पर ही है। देखिए, लंबी कहने से लंबी वाला सोचिएगा, ऊंची वाला कहिएगा तो सबसे बड़ी ऊंची बांध जो है ये आपका टिहरी बांध है। अगर सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध कहेंगे तो भाखड़ा बांध है। तो शब्दों के जाल हैं, शब्द बदलने से आंसर बदल जाता है। टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में है, भाखड़ा नांगलबाज सतलज नदी पे पंजाब के अंदर है। ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और महानदी पर जो है हीराकुंड बांध ये उड़ीसा के अंदर है।
तो महानदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है। देखिए महानदी गोदावरी कृष्णा ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है क्रम से नदी है, जिसमें गोदावरी 1 नंबर सबसे बड़ी, कृष्णा 2 नंबर और महानदी जो है 3 नंबर में है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। उपयुक्त तो सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने आपको एक बताया था ट्रिक समगोकका भले जैसे अटपटा लग रहा है, आप याद रखें। स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, ग से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, साथ ही साथ गंगा भी है। इसके अलावा गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना। इसके बाद कृष्णा और तत्पश्चात महानदी का स्थान आता है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक के समीप जो है त्र्यंबकेश्वर से होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जायकेबारी परियोजना जो है गोदावरी नदी के ऊपर ही स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित एक प्रश्न आया था। प्रश्न चाहे जो है क्लियर नहीं है, पर अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया हूँ। यह एक असंवैधानिक निकाय है। कैसा है? असंवैधानिक निकाय है। इसमें जो अध्यक्षता कौन करते हैं? पीएम करते हैं। पीएम जो है इसके नीति आयोग के साथ साथ अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्षता करते हैं। साथ ही जो भी इंडिया में परमाणु कार्यक्रम है उसके चीफ भी पीएम को ही समझा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय परिषद में कितने सदस्य को जो है प्रधानमंत्री डिप्यूट करते हैं। तो ये हो सकता है कि ये पूछा गया हो तो 6 सदस्य को करते हैं। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक कंबाइंड शिफ्ट का वीडियो है ना, जो पूरे दिन मैं पढ़ाया एक साथ लेकर के आऊँगा, तो जिनका एग्जाम बाकी है वो भी देखें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।